नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी ने दीमक के बारे में जरूर सुना होगा। और दीमक क्या करता है? वो लकड़ी के भीतर ही मौजूद होता है और लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। उसी प्रकार से इस देश में भ्रष्टाचार भी दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रहा है। इस देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में बाधा का कार्य करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई भी खबर की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार की, करप्शन की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस देश की पहचान अगर आपने कल देखी योग के तौर पर, तो निश्चित तौर पर भारत का सर योग ने ऊंचा किया है। भारत का एक विशेष उपहार है पूरे विश्व को, समूचे संसार को योग के तौर पर। लेकिन उसी भारत की एक संस्कृति या उसी भारत के लोगों की एक पहचान थी ईमानदारी। किसी समय भारत के लोगों की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। भारत के लोग पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ अपना कार्य करते थे। भारत के लोग, भारत के युवा हर प्रकार से कर्मठ होते थे। लेकिन आप देखिए, सोचिए दोस्तों कि वर्तमान परिदृश्य में भारत की स्थिति क्या है। आज भारत की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो वर्ष 2019 की करप्शन पर्सपेक्टिव इंडेक्स की जो रैंकिंग है, जो सूचकांक वो जारी करता है, उसके लिहाज से भारत कुल 180 देशों की जो सूची है उसमें 80वें पैदान पर है, यानी 80वें स्थान पर है। भारत की जो पोजीशन है वो 80 है। अब आप सोचिए कि एक देश जो कि अभी विकासशील है, वहां पर भ्रष्टाचार किस मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, और वही इस देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आप देखिए इस देश में किस प्रकार से लाल फीताशाही है। आप देखिए कि इस देश में किस प्रकार से परीक्षार्थियों को नकल करवाई जाती है इम्तिहान के समय में। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों कि इस देश में अधिकारी, वो सरकारी अधिकारी जो कि सरकार और जनता के बीच पुल का कार्य करते हैं, वो भी किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके अलावा दोस्तों, आप इस देश में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जबरन टैक्स की वसूली की जाती है या टैक्स को चोरी किया जाता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से लोग बिल नहीं भरते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपको कोई भी कार्य करवाना है तो आपको निचले स्तर के जो अधिकारी के जो भी यानी प्यून होता है या चपरासी होता है, उस तक को भी आपको घूस देनी पड़ती है। रिश्वतखोरी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा अभी कोविड का ही समय चल रहा है, तो वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखें तो इस समय भी आप देखिए किस प्रकार से लोग स्वार्थ के लिए, स्वयं के हित के लिए कालाबाजारी कर रहे हैं, किस प्रकार से वो धांधली कर रहे हैं, किस प्रकार से अभी हाल ही की घटना है कि सहारनपुर में कुछ लोगों को पकड़ा गया, एक फैक्ट्री को बल्कि बंद किया गया, क्योंकि वो जो सैनिटाइजर है उसमें गलत मात्रा के केमिकल्स मिला रहे थे, यानी नकली सैनिटाइजर्स बना रही थी। सोचिए किस प्रकार का लेवल है इस देश के लोगों का, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसा कमाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि इस देश में नेता जो होते हैं, पहले हम नेता की बात करेंगे, उसके बाद फिर जनता पे भी मैं आऊंगा। अगर आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं को देखेंगे तो वो चुनाव के दौरान ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी अभियानों की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कि उनकी सरकार बन जाती है, वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, चाहे राज्य के स्तर पर हो चाहे देश के स्तर पर। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं, इतिहास में भी और वर्तमान में भी, जिन्होंने भ्रष्टाचार की नाव पर सवार होकर इस देश की कमान संभाल ली। इस देश के शीर्ष पर वो काबिज हो गए, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसे पहले की सरकारों में थी। आज जनता के प्रति सरकारों की जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। ये बातें हमेशा आपने सुनी होगी, लेकिन कभी भी इसमें कोई ठोस कदम नहीं होता दोस्तों। और जनता पे अगर मैं आऊं तो जनता के भीतर जो भय है वो उसको सबसे ज्यादा खा जाता है। अगर आप देखिए कि जब वोट डालने जनता जाती है तो उस समय चुनाव के दौरान जनता ही सिलेक्ट करती है अपने नुमाइंदों को, अपने जनप्रतिनिधियों को। लेकिन क्या जनता के भीतर ये बात नहीं पता चलती है कि कौन जनप्रतिनिधि कैसा है? क्या जनता को उसकी अचल और चल संपत्ति का बिल्कुल नहीं पता होता? क्या जनता को उस नेता के चरित्र का बिल्कुल नहीं पता होता? लेकिन फिर भी वो उसी को वोट करती है, और अंततः वो जब सत्ता पे काबिज हो जाता है तो वो उसी जनता का शोषण करता है।
इसके अलावा दोस्तों, भारत के संविधान में आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आरटीआई का मौलिक अधिकार दिया है, यानी भारत की जनता अपनी सरकार से किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकती है। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन फिर भी भारत की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन हकीकत और वास्तविकता क्या है, आप सभी जानते हैं। अव्वल तो इस देश में पहले जो जनता है वो आरटीआई डालने से झिझकती है, लेकिन अगर कोई डाल भी देता है तो उसके बाद जो उत्तर उसको मिलता है वो कभी भी संतोषजनक नहीं होता है। मैक्सिमम अफसर्स पर यह देखा गया है कि जो उत्तर उसको मिला है उसके बाद वो दोबारा या तो आरटीआई को दायर करता है, या फिर वो दोबारा कभी हतोत्साहित होकर कभी आरटीआई को दायर ही नहीं करता। इसके अलावा पक्षपात हो या न्यायालयों के गलत फैसले हो, या इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस प्रकार से देश के अस्पतालों में, विशेष तौर पर प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में किस प्रकार से ज्यादा बिल बनाया जाता है, इलाज के लिए ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। और अब तो सरकारी अस्पतालों में भी हो रहा है, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी किस प्रकार से बद इंतजामी है हमारे देश में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, चाहे वो सरकारी कोई संगठन हो या फिर गैर सरकारी संगठन हो, हर ओर, हर एरिया में आपको दिखेगा केवल और केवल भ्रष्टाचार। अगर आप एडमिशन करवाते हैं किसी स्कूल में, या उसके बाद आप नौकरी लेते हैं, या उसके बाद प्रमोशन तक आपको केवल और केवल जी हुजूरी करनी होती है। केवल और केवल भ्रष्टाचार से ही आपका सामना होता है, और ये सब भ्रष्टाचार ही तो है। आज इस देश को अगर आवश्यकता है तो केवल और केवल एक ऐसी नीति की, एक ऐसी कानून की जिसके बाद देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। और भ्रष्टाचार केवल भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की समस्या है, और इसको हल करने के लिए इसका समाधान भी हमारे पास ही है। अगर हमारे देश के नागरिक या विश्व भर के नागरिक, लेकिन पहले मेरा कंसर्न हमारे देश से है, अगर हमारे देश के नागरिक अपने भीतर आत्मबल को बढ़ाते हुए नैतिक मूल्यों पर वापस लौटे, अगर वो अपनी ईमानदारी, निष्ठा के साथ समझौता ना करें, निश्चित तौर पर वो भ्रष्टाचार को हरा सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि भ्रष्टाचार की जो आग है, अगर वो आज आप तक नहीं लगी है, आज आप उसकी जद में नहीं आए, तो भविष्य में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप भविष्य में भी उसकी जद में नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरे सिस्टम का हिस्सा है और आप भी इस देश के सिस्टम के हिस्से हैं। तो ये आपको भी एक ना एक दिन अपने जो जद है उसमें ले लेगा, अपने आगोश में ले लेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में जिस प्रकार से नीतियों को डिसाइड किया जाता है, मसलन कोई योजना होती है तो उसके बाद हम अक्सर ये सुनते हैं कि योजना के जो पैसे हैं उनको या तो ट्रांसफर कर दिया गया है या वो भेज दिए जा चुके हैं, लेकिन क्या वो पैसा आप तक पहुंचता है या वो पैसा पास ही नहीं होता है? तो क्या ये सब वर्चुअल हो रहा है? क्या ये सब केवल और केवल एक भ्रम के अंतर्गत हो रहा है, भ्रम के तहत हो रहा है, जहां पर एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है कि पैसा आप तक आ जाएगा, योजना आप तक आ जाएगी, आप उस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, आपके घरों में सिलेंडर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी भी ऐसे इलाके हैं देश के जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये सारी सेवाएं तो आप छोड़िए, उन गांव में, देश के उन पिछड़े इलाकों में अभी भी वहां पर खाप पंचायतें होती हैं। सोचिए, वहां पर लोग अपना कानून चलाते हैं। इसके अलावा उनके पास वो मौलिक अधिकार, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, वो भी उनको मयस्सर नहीं है। तो ऐसे में इस देश में किस प्रकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो छवि हमें हमारा मीडिया दिखाता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि भारत की बनी हुई है, वही देश के भीतर भी मौजूद है। इसके अलावा आपने दोस्तों ये भी नोटिस किया होगा कि देश में तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज के कार्यालय और दफ्तर हैं, चाहे वो आईटी कंपनीज हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल वाली कंपनीज हो, तमाम कंपनीज के हेडक्वार्टर्स देश में मौजूद हैं, फिर भी देश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? सबका मूल कारण केवल और केवल भ्रष्टाचार है। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक चीज की और आवश्यकता है, और वो ये है कि हमें पूर्ण रूप से क्रिटिकल हो जाना है। हमें हर स्थिति का विश्लेषण कर कर ही कुछ निर्णय पर पहुंचना है। अगर हम अंधभक्त रहकर, अगर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ही निर्णय लेंगे, और वो निर्णय लेंगे जो कि देश से संबंधित होंगे, तो उसके बाद यदि हमारा शोषण होता है, यदि घोटाले होते हैं, तो उसके लिए केवल और केवल हम ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने उन्हीं लोगों को चुना है जो हमारे बीच से निकले हैं, और वो उसी प्रकार से हमारे सामने हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जिसके हम हकदार होते हैं।
क्योंकि हमारी ये गलती है कि हमने उनको गलत रूप से चुना। तो सबसे पूर्ण रूप से तो मैं आपसे ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि हमें उन्हीं प्रतिनिधियों को चुनना है जिनका हमें बैकग्राउंड पता है। हालांकि इस समय मौजूदा परिस्थितियों में आज इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि कोई बहुत ही साफ छवि का नेता उपलब्ध हो, लेकिन जो कम गलत है वही थोड़ा सही है। मैं इसी के साथ अपनी बात को अंत करना चाहूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।